सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आरती, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा ममता जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। क्या पूछना चाह रही थी? भाई, सवालों के नाम से वैसे मुझे डर बहुत लगता है, लेकिन बहरहाल आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अच्छा, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल चला रही हैं और आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया, हाँ। वो इतना साफ, इतना क्लियर नहीं आया, ब्लर हो गया? हाँ। ऐसा तो नहीं हुआ? अच्छा, कभी आप चला रही हैं अपना फोन, तो आप कुछ टाइप कर रही हैं, तो लेकिन उतनी अच्छी स्पीड से वो लिख नहीं रहा है, वो दिख नहीं रहा वैसा जो आप लिख रही हैं। ऐसा भी नहीं हुआ मेरे साथ तो। लेकिन ये सवाल पूछ क्यों रही हैं आप? बताइए, मामला क्या है? ऐसा नहीं हुआ है? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हो जाएगा ऐसा। होने वाला, मतलब मेरे मोबाइल में हो सकता कहीं ये आप कुछ ज्योतिष का ज्ञान हो गया है, या मोबाइल की एक्सपर्ट हो गई हैं, या कोई अलग तरह का कोर्स करके आ गई हैं आप? क्या बात है? कोर्स की बात तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर ऐसा हो रहा है या आपका फोन, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि बहुत धीरे चल रहा हो, स्पीड बहुत कम हो रही हो? आप जवाब तो दीजिए, मुझे तो नहीं मालूम, कुछ भी नहीं हुआ है। आपने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। तीनों सवाल के जवाब में मैं फेल्योर हूँ। हाँ, धीमा जरूर होता है कभी कभी। तीसरे सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ कि बहुत फोन डायल करने चल रहे हैं तो पता चला कि जैसे हैंग सा हो रहा है, स्क्रीन ब्लैक हो गई, या फिर बहुत स्लो चलता है, तो कई बार खींच होती है कि जब जल्दी हड़बड़ी है और फोन बहुत स्लो चल रहा था, अरे यार मेरा फोन बहुत स्लो हो गया है, अब हम इस फोन की सफाई करते हैं। ये जरूर होता है। हाँ, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसमें एक साइबर अपराधी ने किसी आपको उसमें आपको अपना शिकार बना लिया, उसमें की लॉगर डाल दिया हो। ओ, ये बात है। तो मतलब कि साइबर अपराध की बात करनी है, इसीलिए इतने सारे सवालों की झड़ी आपने लगा रखी तो है। यही सवालों की झड़ी मैं चाहती हूँ श्रोताओं के ऊपर भी लगाना, ताकि वो भी बताएं अपना कुछ ऐसा उनके साथ में अनुभव हुआ हो, या कुछ ऐसा हो रहा हो, या कभी लोन के लिए या किसी चीज के लिए उनकी इस तरह की उनके पास कॉल आ रहे हो। आरती जी, ये तो बहुत होता है कि लोन के लिए कॉल आते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, जबकि आपने लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, और फोन कॉल आता है कि फला व्यक्ति फला यहाँ पर है और आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ तक कि इस तरह के फोन भी आते हैं कि किसी घर वालों के लिए फोन आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आपको फला इतने पैसे लेकर 50,000 या 80,000 रुपए लेके पहुंचना है, तुरंत फौरन यहाँ आ जाइए। ये भी होता है। और कई बार इस तरह के बहुत सारे, आजकल तो फ्रॉड कॉल बहुत सारे आते हैं जिसमें वो ऑलरेडी सेव आता है, जो आपको वापस डायल करें तो लगता नहीं, लेकिन फ्रॉड कॉल आपको दिख जाता है ट्रू कॉलर पे। तो ऐसे कॉल से तो हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बहरहाल, ये हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे की लॉगर साइबर अपराध पर। तो श्रोता ये सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपनी बातें, अपनी परेशानियां साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर, और जहां पर सखी सहेली का पोस्टर है वहां पर टिप्पणी जरूर करें कि उनका अपना क्या अनुभव है। और क्या विषय है आज? और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस भी है, तो ये इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन चाहेंगे ममता जी की जो भी श्रोता हैं वो सब अपने जो अगर कोई उनके घर में है सेना से जुड़ा हुआ, या उनके जानने वाला कोई है ऐसा जिसको वो जो सेना में है ना, तो वो उसके बारे में लिखें, या उन्होंने कभी किसी की सहायता करी हो, कभी सहायता कोष में कुछ दिया हो, या सेना से जुड़ा हुआ उनका कोई भी अनुभव, या वो सेना के बारे में सोचते क्या है वो। और अगर कोई आपके घर में अगली पीढ़ी जाना चाहती, सेना में भर्ती होना चाहती है, तो उसके लिए किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह का डर है, वो भी बताएं। और अगर आपके घर में कोई है या रिश्तेदार तो जरूर बताएं। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज याद का दिन है, और इन पर भी चर्चा होगी। और जब हम सखी सहेली में बातें करते हैं तो खान पान की बातें तो जरूर होती हैं, तो व्यंजन की बातें भी होंगी। व्यंजन भी हम बताएंगे कोई ना कोई अच्छा सा। और व्यंजन के साथ क्या चाहिए होता? सबसे एक गीत प्यारा सा, सुंदर सा। सुनते हैं गाना। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का।
जानी, तू आके चली छम से यूं धूप के दिन पानी। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। मुद्दत से मेरे दिल के सपनों की पुरानी है, अब तक न मिले लेकिन पहचान पुरानी है। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। प्यार की राहों में बाहों का सहारा ले, दुनिया जिसे गाती है उस गीत को दोहरा ले। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। रुक जा वो जाने वाली रुक जा हो जाने वाली। कई बार तो ऐसा होता है कि पुकार कोई लगा रहा होता है, सामने वाला सुनने को ही राजी नहीं होता है। दिल की बात तो सुनने की बाद में बात आती है, पहले तो जबान की बात ही कोई सुनने को राजी नहीं होता है। मुझे मालूम है आप ये मुझ पर कटाक्ष कर रही है। बिल्कुल सही पहचाना। सखी सहेली कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ आपसे पूछ रही थी और आप बिल्कुल अपने आप में गुम, हेडफोन लगाए बैठी थी, मोबाइल में कुछ कर रही थी, पता नहीं सुन रही थी कि कुछ गुन रही थी कि कुछ बुन रही थी, पता नहीं। मैं एक बहुत प्यारा सा गीत सुन रही थी, उससे पहले कहानी सुन रही थी। अच्छा जी। तो हेडफोन लगा के गाना सुनना और कहानी सुनना ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि लगातार अगर हेडफोन के साए में रहें और लगातार हेडफोन का इस्तेमाल करते रहें, जैसे कि आपके साथ हुआ, मेरी बात सुनी नहीं, तो ये क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई बार बहुत ही मुसीबत में हम फंस जाते हैं अपनी इस आदत की वजह से। खास तौर से जब हम सड़कों पर जा रहे होते हैं, हमने आजकल देखा है खास तौर से टीन एज के बच्चे जो ईयरफोन कान में लगाए रहते हैं या फिर हेडफोन लगाए रहते हैं और आराम से मोबाइल में बातें करते हुए चले जा रहे हैं, पीछे से बस आ रही है, ऑटो गाड़ियों की हॉर्न तक सुनाई नहीं पड़ती और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट लोगों की जान चली जाती है। कितना सुनने में आया अभी रेलवे ट्रैक पे इस तरीके के हादसे हुए हैं कि क्योंकि हेडफोन आप लगाए हुए तो कुछ सुनाई नहीं देता, पता नहीं चलता कि ट्रेन आ रही है, आवाज ही नहीं आती, तो इस चक्कर में वो परेशानी हो जाती है। समझिए पूरे एक परिवार की जो एक खुशी है वो चली जाती है उसमें। तो ये इस बात तो ये सिर्फ हेडफोन की बात नहीं है, ईयर प्लग की भी बात है। लोग ईयर प्लग
परमानेंट लगा के चलते हैं ताकि फोन कॉल आए उसी पर बात करते रहते हैं। और कई बार तो देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है कि सामने वाला अपने आप से बड़बड़ कर रहा है क्या। और किसी को मान लीजिए रास्ते की पूछताछ करनी होती है, हमारे साथ भी होता है, हम भी मान लीजिए रास्ता पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि इधर से किधर जाएगा ये रास्ता, सामने वाला चला जा रहा, सुन ही नहीं रहा, तो पहले कान से वो प्लग निकालते हैं, फिर उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। तो ये जो तकनीक से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन तकनीक का गुलाम हो जाना ये थोड़ा नुकसानदेह होता है। और ये इससे हमारे जो कान है उसके ऊपर भी सुनने की जो शक्ति, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। कि बहुत ही एक सेलिब्रिटी हैं, उनके भी ऐसी परेशानी हो गई थी ये हेडफोन की वजह से, कि बहुत ज्यादा सुनने की वजह से उनका बहुत समय के लिए सुनाई देना ही बंद हो गया था। तो इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इसका प्रयोग करें। और उसका कुछ खास परसेंटेज निर्धारित है कि जैसे डॉक्टर्स का कहना है कि 40% या 50% तक ही आवाज उसकी बढ़ाएं, उससे ज्यादा आवाज बढ़ाकर सुनने से कानों को बहुत नुकसान पहुंचता है, श्रवण शक्ति पर उसका गहरा असर पड़ता है और आगे चलकर कहीं न कहीं हियरिंग में प्रॉब्लम होती ही है। बिल्कुल, क्योंकि कान है, कान से जुड़ी हुई आंखें, आंख से जुड़ा हुआ गला, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा असर डालता ही है फिर। तो इसलिए जब जैसे कि आपके साथ हुआ ऐसा, बहुत सारे श्रोताओं के साथ होता होगा कि घर में तो ये होता है कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो लगातार हेडफोन लगा के बैठे हैं और कभी फिल्म देख रहे हैं, कभी टेलीविजन के सामने भी हैं तो भी, और लैपटॉप कंप्यूटर के सामने तो भी हेडफोन या ईयरफोन लगा होता है। माँ पिता आकर कुछ पूछते हैं तो जवाब ही नहीं मिलता है। और हम जब कान में लगा के बोलते हैं तो ममता जी ऐसा नहीं लगता कि तेज और ज्यादा तेज बोल के एकदम से बोलने लगते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हम किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो वो जो सुन रहे होते हैं ना उसी स्पीड तेजी से बोलने लगते हैं। तो अपने कान को अगर सुरक्षित रखना है, अपने कान को लंबे समय तक जागृत रखना है कि आप दूसरों की बात को सुन सकें, तो भले ही दिल की बात हो या जुबान की बात हो, तो हेडफोन का इस्तेमाल करें जरूर, लेकिन जरा संभल कर करें और आवाज को धीमी रख कर करें। और सड़क पे जा रहे हो या रेलवे ट्रैक की तरफ जा रहे हो तो बिल्कुल भी ना प्रयोग करें इस चीज का। बिल्कुल सही बात है। और गाना सुनने के लिए तो हेडफोन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, जैसे कि आप कर रही थी। लेकिन तो बहुत ज्यादा ना सुने गाने, सुनिए एक लिमिट में सुनिए, बहुत, क्योंकि बहुत समय तक कानों को अगर आप हेडफोन लगा के रखेंगे या ईयर प्लग लगा के रखते हैं ना, तो थोड़ी देर तक देखिए आपको अजीब सा लगने लगता है। जब आप निकालते हैं तो लगता है कि हाँ लगा ही हुआ है अभी। जब घर में है, ऐसी जगह है, तो वहां पर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट पर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो वहां पर आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपकी जो शौक है गाना ही सुन रहे हैं तो लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अब वैसे गाना सुनना तो सबको बड़ा मोहक लगता है, अच्छा लगता है, गाना सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तेरे बिन सुना
मन का मंदिर। आरे आरे आ, आरे आ, आरे आ, ओ सजना रे, आरे आ, आरे आ, आरे आ। की बूंदे अखियां मूंदे कलियों का श्रृंगार करें। फूल चमन से महक पवन से लहरें तट से प्यार करें। मैं अकेला पंछी जैसा, मैं अकेला पंछी जैसा ढूंढू तेरे मन का बसेरा। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर। आरे आरे आ, आरे आ, आरे आ, ओ सजना रे, आरे आ, आरे आ, आरे आ। समय का चल थाम के पल पल उम्र चली है जाने कहाँ। तेरी यहाँ मेरे साथी होगा कहाँ, मेरे साथी होगा कहाँ। मधुर मिलन तेरा मेरा, तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर। आरे आरे आ, आरे आ, आरे आ, ओ सजना। आरती जी, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, आज के दिन यानी 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस असार संसार से विदा ले ली थी। बाबा साहेब की पुण्यतिथि को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके समाज सुधार और कमजोर वर्ग की बेहतरी के लिए किए गए बहुत सारे जो काम हैं उसके लिए हम आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। जी, और भीमराव अंबेडकर जी कानून के विशेषज्ञ होने के साथ ही वो अर्थशास्त्र के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे और उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि समाज का सुधारक भी माना जाता है। बिल्कुल। और 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की 14वीं संतान थे। बाबा साहब को बचपन बहुत ही सामाजिक तिरस्कार का उनको सामना करना पड़ी, बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, सब चीजें करी, तो इन सब चीजों का चुनौतियों का सामना करते हुए उनका बचपन बीता था। लेकिन फिर भी बाबा साहब की जो मजबूत इच्छा शक्ति थी, इसकी वजह से वो कभी हार नहीं माने, हालात के सामने कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। बाबा साहब ने भारतीय समाज में विद्यमान कुरीतियों और अज्ञानता से जो शोषित कमजोर वर्ग था उसे जागरूक बनाया और जो उनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो इस नारे ने जैसे शोषण के शिकार समाज के लोगों में जान फूंक दी थी। जी, और बाबा साहब ने न केवल समाज में अपना स्थान बनाया बल्कि समाज सुधार और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए पूरे समर्पित भाव से बहुत काम किया। वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। वर्ष 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, खासकर जहां इसे पारंपरिक रूप से नकारा जाता था। वास्तव में उन्हें एक बार ये कहने के लिए जाना जाता है कि उन्होंने एक खास वर्ग जो कि दमित और कुचला हुआ था, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोवोक किया,
प्रोत्साहित किया। उन्होंने शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जो प्रत्येक नागरिक को एक समतावादी समाज बनाने के लिए समान रूप से सशक्त बना सकता है और साथ ही भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं की सदियों पुरानी जो बेड़ियां थी उसे तोड़ने में भी मदद कर सकता है। जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहने गए जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसलिए दोनों के एक साथ सोने की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के इच्छुक थे, लेकिन छुआछूत की प्रथा के हिसाब से उन्हें और निम्न जाति के होने के कारण वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने और डॉक्टर सारा अपना जीवन बिताया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई करी। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को तैयार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन है और श्रद्धांजलि। वो एक ऐसे नागरिक थे जिन्होंने हमारे देश को विकसित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी,
मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। विविध भारती से इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और आरती जी आप फिर हेडफोन लगा के बैठ गई हैं तो बाहर आ जाइए। श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ रही हैं, हमने देखा है। और अभी एक ब्रेक लेने का वक्त हो चला है, लेते हैं ब्रेक, फिर और बातें करते हैं। साइबर अपराध की जो है एक सॉफ्टवेयर की लॉगर, जिसके बारे में आपने सवालों की झड़ी लगा दी थी। और हमने श्रोताओं से भी पूछा है कि उनका क्या अनुभव है। तो श्रोता जो लिख रहे हैं उनकी टिप्पणियां हम उन तक पहुंचाएंगे कि उनके क्या अनुभव है। जी बिल्कुल। और वैसे भी आज साइबर अपराध के इतने मामले बढ़ गए हैं और इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं कि मतलब हम तो जो नहीं हुआ है वो भी परेशान है, उसका अपराध का शिकार जो हो चुके हैं वो तो हैं ही बेचारे परेशान, बहुत डरे भी रहते हैं। और इस बात से भी कई जो नहीं हुए इनका शिकार वो इस बात से डरे रहते हैं कि भाई कहीं अब हमारा नंबर ना हो, कहीं हमारे फोन में कोई सेंध ना लगा ले। बिल्कुल सही बात कह रही है। एक हमारी श्रोता ने भी देखिए ने क्या लिखा है। साइबर की दुनिया में खतरे अनेक स्तर के हैं। तकनीक के साथ साथ हमारा वास्तविक जीवन और हमारा वर्चुअल चेहरा लगभग एक हो गया है। साइबर पर नागवार लगने वाली सबसे बड़ी समस्या में से एक है फेक आईडी। हाल ही में मेरे पति के पास एक फोन आया कि आपके छोटे लड़के को गिरफ्तार किया गया है, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। इन्होंने पूछा कि उसने क्या किया, तो वो फेक आदमी बोला आपके बेटे ने एक लड़की को छेड़ा है, अगर चाहते हो कि केस न बने तो इस नंबर पर 1 लाख रुपए भेज दो। और सबसे आश्चर्यजनक ये था कि फोन पर मेरे बेटे के रोने की आवाज भी सुनवा दी। इन्होंने तुरंत फोन काट के पहले मुझे फोन लगाया तो मैंने बताया कि वो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ रहा है और घर में ही है, आज सुबह से घर से बाहर ही नहीं निकला। थोड़ी सी सूझबूझ से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। और ऐसे मामले में पहले अपने घर के सदस्य से बात करें और कभी किसी लॉटरी या इनाम के लालच में न पड़े। यहाँ पर जो रोने की आवाज की बात इन्होंने लिखी है कि ऐसा सचमुच होता है और ऐसे कॉल आते हैं, वो AI के जरिए वो कहीं से आवाज बना देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और कर लेते हैं उस चीज को। तो सुनने वाला सोचता है करी कि तो मेरे बेटे की आवाज है, ये तो मेरी बेटी की आवाज है, और वहां पर उसी चक्रव्यूह में लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो इन्होंने बताया, इस घटना से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि सूझबूझ से काम ले और सबसे पहले घर के सदस्यों से कोऑर्डिनेट कर ले कि क्या ये ऐसा हुआ है।
बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि की लॉगर एक तरह का स्पाईवेयर है जो कंप्यूटर पर टाइप की गई चीजों को रिकॉर्ड करता है। की लॉगर का इस्तेमाल वैध और गैर कानूनी दोनों मकसदों के लिए किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में की लॉगर मेलवेयर के रूप में कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए जाते हैं और की लॉगर के जरिए साइबर अपराधी कंप्यूटर पर की गई गतिविधियों को देख सकता है और संवेदनशील जानकारी जैसे कि पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड नंबर है और खाता संख्या, सब चीजें वो चुरा सकता है जानकारी। की लॉगर साइबर अपराध के बारे में हम बात करें तो जरा जानकारी दे दें अपने श्रोताओं को ये भी कि अब की लॉगर के जरिए लोगों को साइबर अपराध का शिकार बड़ी ही आसानी से बनाया जा रहा है। की लॉगर एक बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है। ये एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम जब अपने डिवाइस पर कुछ टाइप करते हैं तो ये लगातार की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर चुरा सकता है। की लॉगर साइबर अपराधियों को हमारी बातें सुनने, हमारे सिस्टम कैमरे पर हमें देखने या हमारे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन पर सुनने में भी मदद करता है। बिल्कुल। और ममता जी, ये जो स्पाईवेयर है, ये स्पाईवेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अभी से नहीं है, बहुत ही पहले से ये चीज चल रही है। तो पहले तो युद्ध के समय में जो बड़े बड़े देश थे वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहले रूस ने किया था इसका इस्तेमाल। तो उस समय ये चीज की इस्तेमाल की गई थी। तो पहले तो उन्होंने केवल जो वहां पे जानकारी, उस देश की जानकारी जुटाने में करते थे, लेकिन अब ये अपराध के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और हाँ, इसे इंस्टॉल करना और उपयोग करना हमेशा अवैध नहीं होता है। और की लॉगर का उपयोग आईटी विभाग वाले जो अगर भी करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आईटी विभाग वाले अपने सिस्टम और नेटवर्क पर तकनीकी समस्याओं का निवारण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं या फिर कर्मचारियों पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत से माता पिता हैं जो अपने बच्चों पर नजर रखना चाहते हैं कि भाई कहाँ है हमारा बच्चा, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं अपने बच्चों के फोन पे। तो इसके साथ ही इंटरनेट पर हजारों की लॉगर जो है व्यावसायिक रूप से भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि गैर कानूनी है। और हमें पता भी नहीं चलता और हमारा कंप्यूटर और फोन साइबर अपराधियों का हथियार बन जाता है, जिसको द्वारा कभी भी स्क्रीनशॉट्स लिए जा सकते हैं। दरअसल हर तकनीक के हर पहलू के प्लस माइनस होते हैं, अच्छे और बुरे पक्ष होते हैं। ये एक तरह से ऐसा सॉफ्टवेयर है जब जो फायदे के लिए बनाया गया है, लेकिन उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा ये हमारे देखे गए वेब पेजों को रिकॉर्ड कर सकता है की लॉगर। हमारी ईमेल और किसी भी इंस्टेंट मैसेजिंग के साथ साथ संवेदनशील वित्तीय जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, पिन कोड और बैंक खाते को भी चुरा सकते हैं और ये सारा डेटा आपराधिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जानना जरूरी है कि आप हमेशा सजग और सचेत रहें कि कहीं भी एक क्लिक से, एक टच से आपके अकाउंट से पूरे पैसे उड़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत से ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जहाँ पे एक फाइल आई आपके पास, जैसे कि अभी जो रिसेंटली हुआ था कि एक फाइल आती है ऐसी APK फाइल आएगी, तो आप उसको खोलने के लिए, किसी का बर्थडे कार्ड है या इस तरीके शादी का कार्ड है, तो आया आपका फाइल में बंद हो गया, आपने इसे खोलने के लिए किया, जैसे क्लिक किया वो इंस्टॉल हो गया अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिस्टम में परेशानी नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी चीजों को चुराएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको इतनी सब जानकारी नहीं है तो किसी से सलाह ले लें, ये ज्यादा अच्छा होता है। इस समय हम अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं जी, और उसके बाद हम श्रोताओं की टिप्पणियां उन तक पहुंचाएंगे जी। आपका अपना अनुभव अगर कोई ऐसा है तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS Mumbai टाइप कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंचने के लिए।
आरती जी, हम बात कर रहे थे की लॉगर साइबर अपराध की गाने से पहले, और हमारे श्रोता बहुत सजग और सचेत हैं। हमारे श्रोताओं ने साइबर क्राइम के प्रकार के बारे में कुछ जानकारी दी है और साइबर क्राइम से बचाव के तरीके भी बताए हैं। तो हम संक्षिप्त में इनकी बहुत बड़ी टिप्पणी को बता देते हैं, इन तक पहुंचा देते हैं। लिखा है इन्होंने कि साइबर क्राइम के जो प्रकार हैं वो है हैकिंग, फिशिंग, मेलवेयर, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी। और ऑनलाइन धोखाधड़ी एक तरह का साइबर क्राइम ही है जिससे अपराधी लोगों को ऑनलाइन धोखा देते हैं और उनकी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे चोरी करते हैं। फिशिंग के अंतर्गत इन्होंने बताया कि फिशिंग एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें अपराधी लोगों को नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने का प्रयास करते हैं। तो इससे बचे कैसे, बचाव के क्या तरीके हैं? इन्होंने लिखा है कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, अपने ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए मजबूत और अनोखे पासवर्ड का उपयोग करें। जैसे कई बार बहुत आसान सा पासवर्ड लोग बना लेते हैं, खासतौर से अपने जन्मदिन का उपयोग कर लेते हैं, जन्म तारीख का उपयोग कर लेते हैं या अपने घर का नंबर। तो ये बहुत कॉमन से नंबर होते हैं जिससे बचें। और फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। फिशिंग ईमेल से सावधान रहें, कभी भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नकली ईमेल पर नहीं भेजें। और मेलवेयर से बचाव के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। साथ ही ऑनलाइन लेन देन में सावधानी बरतें, क्योंकि इससे आप कहीं भी फंस सकते हैं। साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें और अपने ऑनलाइन अकाउंट्स की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से अपडेट्स और पैच लगाते रहें। बिल्कुल। और एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप एक ही पासवर्ड मत रखिए। हर आपने जो भी आपने साइट बनाई है, अपनी हर चीज के लिए आप अपना अलग पासवर्ड रखें। बदलते रहें। बिल्कुल, बदलते रहें उसको, तो सही रहता है, उससे आप सुरक्षित रहते हैं। और एक और है, एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका इस्तेमाल करके साइबर अपराधी जो है, वही जैसे हमने बताया था कि बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं वो, और आपकी सारी निजी जानकारी जो है, आपकी जो गतिविधियां हैं वो सब रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी साइट पे जाना चाह रहे हैं, है ना, तो वो उसको ब्लॉक तक कर सकते हैं कि आप वहां पर उस साइट को आप खोल भी नहीं सकते। तो समझ लीजिए पूरा फोन आपका उन्हीं के हाथ में होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर है तो वो थोड़ा परेशानी हो सकती है इसमें, क्योंकि उनको सीपीयू में उसको जाके इंस्टॉल करना होगा। तो वो तो आप चलिए इसमें सावधानी रख सकते हैं। लेकिन आपके फोन में अगर आपके पास कोई फाइल आ गई है तो आपने इस पर क्लिक कर दिया तो वो उसके जरिए चीजों को इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, सिस्टम में अंदर ही अंदर चलती रहेगी वो। और कई बार ये भी होता है, जो हमारे श्रोता अगर सजग हैं, मतलब जो भी सुन रहे हैं, तो इससे बच सकते हैं। और इसका पता लगाने के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ये हमारे लिए गए स्क्रीनशॉट को कुछ हद तक खराब कर सकते हैं। वेब सर्च में स्पीड कम हो सकती है और
माउस के चलाने या टाइपिंग में देरी हो सकती है, या जो टाइपिंग आप कर रहे हैं वो स्क्रीन पर जल्दी नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जब लक्षण दिखाई पड़ने लगे तो आप सजग हो जाएं। जी, आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए ना। बिल्कुल। तो अब हमें भी बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सवाल किए थे उस सवाल को गौर से सोचूंगी। फिलहाल गाना सुनवाएं। जी। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था। संगीतकार सचिन देव बर्मल। बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। रंगीला 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 रे रंगीला, आमर छड़ियर बंधु कोई कोई गला रे बंधु, रंगीला रंगीला। ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। आरती जी, ये हमने विषय शुरू में ही बता दिया था और श्रोताओं से कहा भी कि अपने अनुभव भी आप साझा कर सकते हैं कि क्या आपके परिजन या रिश्तेदार कहीं सेना में जाने के लिए तत्पर हैं। वैसे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने से बड़ा कोई और महान काम भला हो सकता है। 1949 के बाद से 7 दिसंबर को पूरा देश सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाता है, जिसमें शहीदों और सैनिकों का सम्मान किया जाता है। वो सैनिक जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा। बिल्कुल। और सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते हैं। वो देश के रक्षक हैं और हर परिस्थिति में देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। अपने देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक सैनिक अपने जीवन में बहुत सी छोटी बड़ी खुशियों को त्याग देता है
तभी वो देश की सुरक्षा के लिए उस जगह पे खड़ा रहता है। और देश हमेशा इन वीर नायकों का कर्जदार रहेगा जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये हम सब देशवासियों का कर्तव्य है कि हम उन शहीदों और जीवित नायकों के लिए आभार व्यक्त करें जो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए घायल हुए थे, और इसके साथ साथ उनके परिवारों का भी आभार व्यक्त करें जो इस बलिदान का मुख्य हिस्सा हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारी उपायों के अलावा ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक कर्तव्य भी है कि वो देखभाल, सहायता, पुनर्वास और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से अपना योगदान दें। बिल्कुल। और ध्वज दिवस युद्ध में विकलांग हुए हमारे सैनिकों, वीर नारियों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों की देखभाल करने की हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। देश ने कई युद्ध लड़े हैं और सीमा पार से चल रहे आतंकवाद से निपटने के दौरान हमारे सशस्त्र बलों ने कई बहुमूल्य जानें गंवाई हैं, जिसमें कई लोग विकलांग भी हो गए हैं। परिवार के सदस्य की मृत्यु पर परिवार को जो आघात पहुंचता है उसका तो अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। सैनिकों की असमय निधन के बाद वैधव्य का दंश झेल रही उनकी जो पत्नियां हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनकी देखभाल करने के लिए भी हम देशवासियों के दायित्वों से अवगत कराता है आज का ये दिन। इन्हीं कारणों से हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। इस दिन थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। जिन सैनिकों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके प्रति देश के हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम वीर शहीदों और दिव्यांग जवानों के आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण को हम सुनिश्चित करें। बिल्कुल। और झंडा दिवस हमें सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान करने का अवसर देता है। इस दिन जनता से योगदान एकत्र करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं। कुछ जगहों पर सशस्त्र बलों की टुकड़ियां कई तरह के शो, कार्निवल, नाटक और बहुत से मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा लोगों को लाल, गहरे नीले और हल्के रंगों के टोकन झंडे और स्टिकर वितरित किए जाते हैं जो तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए, हमारे श्रोता ने भी कुछ लिखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिवस का उद्देश्य ये है कि स्पेस फौजियों के झंडा का सम्मान किया जाता है और साथ ही फौजियों के लिए धनराशि भी एकत्रित की जाती है, और ये दिवस हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण हेतु भारतीय जनता से धन संग्रह के प्रति समर्पित एक विशेष दिन है ये। और इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग, सेना में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के कल्याण के सहयोग हेतु, और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार जितने भी जो भी उनके आश्रित हैं उनके कल्याण के लिए इसको किया गया है। और बताते हैं कि मुझे याद है प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान हमारे स्कूल प्रशासन द्वारा हम सह अभ्यासी मित्रों को ये सेना ध्वज बिक्री द्वारा जनता से फंड एकत्रित करने के लिए भेजा जाता था। अब एक गाना सुन ले। जी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
चल तेरा रहे रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू चुने रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन। ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और अब घड़ी की ओर देखिए कि व्यंजन विधियों की बात भी करनी है और स्प्राउट मूंग की टिकिया बनाने की विधि लिख भेजी है हमारे एक श्रोता ने, तो वो हम बता देते हैं और ये तो बहुत फायदेमंद रेसिपी लग रही है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के साथ पीस लें। ध्यान रहे बहुत ज्यादा पानी न डालें। अगर थोड़ी बहुत गीली हो गई है आप इसमें एक ब्रेड को पीसकर मिला दें। अब इसमें नमक, हल्दी, कटे बारीक प्याज मिलाकर इसकी गोल गोल चपटी टिकिया हथेली पर फैला लें। एक चीज का टुकड़ा डालकर इसे बंद कर टिकिया का आकार दे दें। नॉन स्टिक पैन में इसे शैलो फ्राई कर लें। कुरकुरी टिकिया तैयार है। इसे धनिया की तीखी चटनी के साथ खाएं, आनंद लें। और जो बच्चे स्प्राउट्स नहीं खाना चाहते वो भी इसे चाव से खाना पसंद करेंगे। क्या बात है भाई। एक और आपको मैं बताती हूँ रेसिपी, वो है दही गुजिया चाट, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं। और 1 कप आलू उबालकर मैश किए हुए होने चाहिए और आलू अपने मर्जी से जितना चाहे उतना उबाल सकते हैं अपने हिसाब से। और चौथा 1 कप कुट्टू का आटा, आधा चम्मच सिंधा नमक। और स्टफिंग के लिए चाहिए आपको 4 चम्मच मेवा, काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी बारीक कटी हुई और 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 1 चम्मच अदरक, सबको मिक्स कर लीजिए। और इसकी और भी सामग्री है, 2 कप आपकी दही होनी चाहिए फेंटी हुई और स्वाद अनुसार, सिंधा नमक, थोड़ी सी मूंगफली, बारीक कटा धनिया और तेल तलने के लिए। तो आप जो कुट्टू का आटा है उसको अच्छे से आप गूंद के उसको गुजिया जैसे आकार में, उसमें ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उसमें इसको फिल कर लीजिए और गुजिया का शेप दे दीजिए। चाहे तो आप गुजिया का शेप दें या मन मर्जी है आपकी, किसी भी शेप में करके उसको आप तल लीजिए। और उसके ऊपर नारियल का बुरादा आप चाहे तो सजाने के लिए छिड़क दीजिए। बहुत सुंदर लगेगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और खाने के साथ साथ गाना भी सुनिए। मन कहे मैं झूमूं
गाने के साथ और सखी सहेली कार्यक्रम में झूमने गुनगुनाने का तो दिल करता ही रहता है। घड़ी की सुइयां कब 4 बजे के आसपास पहुंच जाती हैं पता ही नहीं चलता है, लेकिन क्या करें, अब इजाजत तो लेनी होगी। तो बस सखियों से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।